हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज ये मेरा पहला वीडियो है और मैं शुरुआत कर रही हूँ ज्योग्राफी से। तो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये मैं फर्स्ट ग्रेड को लेकर पढ़ा रही हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में जो भौतिक भूगोल आएगी, सेकंड पेपर ज्योग्राफी, उसमें तो उसका पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आज मैं शुरुआत वहाँ से कर रही हूँ। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगी जो फैक्ट है और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों सब कुछ देखते हुए पढ़ाना होगा। यूँ अननेसेसरी ज़्यादा मैटर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने से पहले हमें पृथ्वी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास यानी 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। और त्रिज्या, देखो ये पृथ्वी है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से परिधि तक कहेंगे तो ये होगी त्रिज्या। और अगर सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, मतलब अगर ये हिस्सा पूरा बढ़ जाए, ये त्रिज्या देखो, वापस से बता रही हूँ जैसे, ठीक है। सेंटर पॉइंट है, यहाँ से परिधि तक होता है तो ये त्रिज्या होती है। और त्रिज्या कितनी है? 63-71 किलोमीटर। और जब इसको इस परिधि तक भी मिला दिया जाए, ये पूरा परिधि से परिधि तक दो पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये होता है व्यास। और व्यास है 12,742 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी का आकार, मतलब ये जो पृथ्वी का आकार है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो देखो, हाँ, इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार भू आब, ऑप्शन में इनमें से कुछ भी आ सकता है, जियोइड, लंबाक्स गोलाभ या भू आब, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार है भू आब, जियोइड या लंबाक्स गोलाभ, ठीक है। और पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, यानी संपूर्ण पृथ्वी है तो उस पर जल कितना है। देखो, पीने लायक अलग है, बर्फ़ के रूप में अलग है, धरती के अंदर अलग है, लेकिन वो टोटल कितना है वो पूछा गया है। तो टोटल है 2/3 भाग पर जल, यानी कि परसेंटेज में देखो, भाग में पूछे तो 2/3 भाग पर, परसेंटेज में पूछे तो 71%। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू प्लेनेट। इसी कारण कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा है। फिर सूर्य से दूरी के आधार पर स्थान, यानी जैसे यहाँ पे सूर्य है तो ग्रह कोई एक तो है नहीं, 8 ग्रह है, तो 8 ग्रहों में पृथ्वी का दूरी के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर कौन सा नंबर आता है, तो वो नंबर है तीसरा स्थान। कौन सा? दूरी के आधार पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्थान पूछा जाए ना, दूरी के आधार पर कि डिस्टेंस कितना है, तो वो आती है तीसरे स्थान पर। बाद में पूछा जाए सभी ग्रह, यानी टोटल 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में आकार, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, सबकी साइज अलग है, तो पृथ्वी के आकार के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां, ठीक है, 5वां स्थान है। फिर है पृथ्वी का औसत तापमान। तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। देखो, तापमान औसत का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकालने का ये सूत्र है। देखो, जैसे औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए मैथ्स की भी कि किस तरीके से निकालते हैं औसत, ठीक है। तो देखो, जैसे कि 1 4 3 2 मतलब कुछ भी संख्या लिखी हुई है, टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5, यानी कि राशियाँ हैं, संख्या इन संख्याओं का योग, या तो राशियाँ कहो संख्या कहो एक ही बात है। तो ये टोटल संख्या कितनी वो नीचे आ जाएगा। फिर इनके टोटल योग कितना है, यानी कि देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ये। और फिर इनको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 16 17, 2 बच गए, पॉइंट लगा के फिर जैसे ये पॉइंट लगा दिया ये, तो 5 चौक 20। मतलब इस तरीके से निकालते हैं औसत की, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। हाँ, मैथ्स में वीक हूँ लेकिन तरीका पता है कि निकालते कैसे है, ठीक है। तो ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान हो गया। परिभ्रमण गति, पश्चिम से पूर्व, परिभ्रमण पूछा है, पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण, यानी कि अपनी ही जगह पे वो घूमती है। जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते तो अपनी ही जगह पे नहीं घूमते, उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति उसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, परिभ्रमण गति पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। लेकिन इसका समय पूछ लिया जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये भी याद रखना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। यह है परिभ्रमण गति पश्चिम से पूर्व, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड।
फिर है परिक्रमण गति। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं ना मंदिर के चारों तरफ, तो उसी तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो परिक्रमण गति कौन से पथ में कर रही है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। मतलब जैसे कि देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये बराबर तो करेगी नहीं, दीर्घवृत्ताकार यानी कि यू है यू, ठीक है। तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, तो इस पथ में वो गति करेगी, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण पथ कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार। उसमें समय कितना लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकेंड। 365 दिन, जैसे अपन कहते हैं ना 365 दिन होते हैं साल में, तो वही 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकेंड, ठीक है। नोट्स बनाने हैं तो आप हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो आगे है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कभी तो इस उल्का को इसमें शामिल कर दिया जाता है और कभी नहीं किया जाता। इसका भी एक रीज़न अलग से बता दूंगी मैं उल्का के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 4 स्रोत हैं। पहला अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक और प्राकृतिक। देखो इनमें कंफ्यूजन होती है। प्राकृतिक मतलब पृथ्वी से रिलेटेड, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। और अप्रत्यक्ष ताप, दाब, घनत्व। और ये ताप, दाब और घनत्व, इनके बारे में भी अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बस फिलहाल ये इतना लिख लो कि किसमें क्या आता है, प्रत्यक्ष या प्राकृतिक मतलब प्रकृति से रिलेटेड। जैसे भूकंप आता है, नेचर उसको बराबर करने के लिए भूकंप लाती है या ज्वालामुखी आती है, ठीक है। ताप, दाब, घनत्व ये अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर। ताप, दाब, घनत्व, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। और भूकंप और ज्वालामुखी मतलब इनके रिजल्ट हमको दिखाई देते हैं। जैसे ज्वालामुखी आता है तो लावा पृथ्वी पर ही आता है, तो वो हमको दिखाई देता है। और भूकंप जो जैसे कि पता है, भूकंप के बारे में तो सबको ही पता है। जैसे गुजरात में भूकंप आता है या टोंड का भूकंप आया था, ठीक है, टोंड का भूकंप वगैरह, वो वाले भूकंपों की बात मतलब उनके रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो वो हो गए प्राकृतिक, प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने जिनका रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत में 3 है, ताप, दाब और घनत्व। जिसमें पहला है तापमान। तो तापमान देखो, तापमान गहराई में बढ़ता है। अब बढ़ना नहीं लिख के मैंने प्लस भी लिख दिया है कि अगर शॉर्ट नोट्स बनाओ तो प्लस लिख सकते हैं कि गहराई में तापमान बढ़ता है। और किस प्रकार बढ़ता है मतलब किस टाइम कितना बढ़ता है, उसके लिए देखो 32 मीटर की गहराई में 32 मीटर, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री 32 मीटर, ठीक है। क्यों? मतलब बढ़ता तो है लेकिन किंतु तापमान की वृद्धि दर कम होती है, मतलब उसी स्पीड से नहीं बढ़ता। गहराई में तापमान तो बढ़ता है लेकिन एक ही स्पीड एक नहीं रहती कि हमेशा एक ही टेम्परेचर से, मतलब उतनी स्पीड से वो गर्म होगा, स्पीड स्लो रहती है, ठीक है। तो वृद्धि दर कम होती है, बढ़ता तो है तापमान लेकिन वृद्धि दर कम होती है। और ये याद रखना 32 मीटर बोला है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है 32 मीटर की गहराई में, ठीक है। और फिर देखो गहराई में तापमान वृद्धि किस प्रकार होती है गहराई में, ठीक है। तो देखो धरातल से जब नीचे जाते हैं, जैसे कि देखो ये पृथ्वी है, हम यहाँ रहते हैं, ये धरातल है, ठीक है, भूपर्पटी या धरातल है। इससे जब भीतर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ, तो 100 किलोमीटर के अंदर जब हम जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर 100 से नीचे 300 किलोमीटर यानी 100 से 300 के बीच में कितना बढ़ेगा, 2 डिग्री, यानी कि वृद्धि दर कम हो रही है। बढ़ तो रहा है, तापमान तो बढ़ेगा गहराई में लेकिन वृद्धि दर कम हो जाएगी। जैसे कि देखो 100 किलोमीटर की गहराई में, यानी ऊपर से जब हैंड टू हैंड नीचे जा रहे हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। उसके बाद 100 से 300 के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। फिर 300 से नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। देखो अपन को कैसे याद रखना है, देखो 100 का आंकड़ा तो पता है, 100 और 300 ये 2 आंकड़े याद रखो। 100 आ गया, नीचे 300 आ गया और बीच में दोनों लिख दो 100 से 300, ठीक है।
इसमें देखो सबसे पहले 100 में हमने लिखा है 12, तो देखो ये 2 ऊपर लिख दो और 1 नीचे लिख दो, ठीक है, 2 और 1, तो ये जैसे ये 12 है वैसे भी 1 और 2 ये 12, ठीक है। ये याद करने का तरीका है कि 100 किलोमीटर में 12 है तो 100 से 300, ये अपन ने सिर्फ ये याद रखा है और ये याद रखा है, बीच वाले ये दोनों वापस लिख देना है। फिर 12 लिखा है तो ऊपर 2 और नीचे 1, ठीक है। पहले 1 और 2 लिखा है तो बाद में 2 और 1 लिख दो, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा तो रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन होगा, ठीक है। ये देखो नोट डाल के अलग से लिखा है मैंने, वहाँ लिखा नहीं जा रहा था इसलिए नेक्स्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। देखो कि नोट में क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक दाब के कारण वस्तुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस अधिक दाब के कारण वस्तुओं का गलनांक ऊंचा हो जाता है, दाब अधिक होने के कारण गलनांक ऊंचा हो जाता है। आगे क्या लिखा, परिणाम स्वरूप केंद्र में ताप दाब अधिक होने पर भी वस्तुएं द्रवित नहीं होती है, प्लास्टिक नुमा ठोस होती है। यानी देखो ताप और दाब अधिक होते हैं ना, तो देखो दाब के कारण क्या होता है, चाहे कितना ही तापमान बढ़ जाए वस्तुएं द्रवित अवस्था में नहीं होती है, वो पिघलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दाब अधिक है। जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ वस्तुएं कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो गलेगी नहीं, यानी कि वस्तुएं का मेल्टिंग पॉइंट उच्च हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक ऊंचा हो जाता है। किस कारण? पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब के कारण। दाब के कारण मेल्टिंग पॉइंट ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तापमान कितना ही अधिक क्यों ना हो जाए वस्तुएं द्रवित अवस्था में नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट, देखो प्लास्टिक नुमा ठोस होती है, इसका क्या मतलब है? देखो प्लास्टिक नुमा, प्लास्टिक को अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ना तो वो टूटता है और ना ही वो ठोस तरीके से मजबूती उसमें होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक नुमा ठोस हो जाती है, ना तो वो टूटती है ना ही मजबूती उनमें होती है। तो इसी तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, ठीक है, कि वस्तुएं द्रवित नहीं होती है। दाब के कारण गलनांक ऊंचा होता है, इसीलिए वो ताप के कारण द्रवित अवस्था में नहीं होती, यानी पिघलती नहीं है।